सबसे ज्यादा बदतर हालात इस वक्त हमारे सरकार के हैं, क्योंकि किसी भी माइनॉरिटीज के लिहाज से देखा जाए तो एक भी बोर्ड का चेयरमैन हमारे पास नहीं है, एक भी नाजिर नहीं है, एक भी केयरटेकर नहीं है, कोई इस पे ऐसा जिम्मेदार नहीं है जो मुसलमानों का पुरसाने हाल। तो मैं चाहूंगा कि इसमें हम रोशनी डालते हुए प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। और मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा हेल्थ के रिगार्डिंग डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब इसमें अपनी बात को रखें खूबी के साथ। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जब मैंने सुना कि एक राजस्थान में आपका पहला उर्दू चैनल जो शुरू होने वाला है, तो मैं बहुत जल्दी तैयार हो गई यहाँ आने की कोशिश करके। मैंने शायद मैं आ भी गया था। और अब मैं कहना ये चाहता हूँ कि इस वक्त जो मुस्लिम का चैनल जो है, एक भी हमारे यहाँ नहीं होने से हम अपनी बातें शेयर नहीं कर सकते और एक दूसरे तक हम अपना संदेश नहीं दे सकते। तो ऐसे मौके पे मुझे बेहद खुशी है और मैं चाहूँगा कि मेरे ख्याल से सभी लोगों को इस तरह की खुशी होगी। इस तरह से चैनल आया है, बहुत अच्छी बात है। और हमारी जितनी भी परेशानी है मुस्लिम फैमिली रुमाल है क्या कैमरा साफ करना समुदाय की, वो सबको जो है टाइम टू टाइम जो है सरकार को या उम्मीदवारों को जो है वो बता दिया जाएगा और हो सकता है इसका मसला हासिल हो। अच्छा, मैं दूसरी बात में ये कहना चाहूँगा कि हम अपने बच्चों को एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो हम इनको दे सकते हैं और देना चाहिए, ताकि हमारे सारे रास्ते, हमारे ज़िंदगी के हर पहलू, हर रास्ता जो है बिना एजुकेशन के नहीं आ सकता। तो इसके लिए जो, हालांकि मुसलमानों की ऐसी हालत नहीं है कि वो बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन बस उनका नज़रिया ये है कि वो बस जो बच्चा जो काम जो हमारा चल रहा है, वो जैसे ऑटो चलाने वाला ऑटो चला रहा है, कोई जो है कोई दूसरा काम अपना जो कर रहा है, पुश्ता ने वो करता चला रहा है, उस पर कोई तरक्की है वो नहीं करता। तो मैं चाहूँगा कि पेरेंट्स को ये चाहिए वो अपनी कुर्बानी जरूर दे और एक जनरेशन को तो देनी पड़ती है, उसके बाद में जो है रंग आता है, बच्चे जो है अपने उस ओहदे पे पहुँच जाते हैं, अपने मौके पर पहुँच जाते हैं और काम करते हैं। तो यही मैं चाहूँगा कि इस तरह से, और हमारे यहाँ फालतू खर्चे उल्टे सीधे बहुत होते हैं, उन खर्चों पर रोक लगाई जाए और उसका कुछ हिस्सा, जो भी फंक्शन किया जाए उसका कुछ हिस्सा जो है वो अगर हम ऐसे मौके पे या ऐसे इदारों को हम अगर दें ताकि वो हमारे ऐसे जो कौम के लिए काम आ सके और अच्छा हो सके। बहुत बढ़िया था, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे दिया टाइम, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूब डॉक्टर साहब। अब मैं हमारे मदरसे के जिम्मेदार जावेद कासमी साहब और उनके हमारे आपसे भी गुजारिश करूँगा कि आप इस पर तशरीफ लाएं और मदरसों के जो हालात है मीडिया के सामने उन पर रोशनी डालें ताकि खबरों को शाया करें। आप भी तशरीफ लाइए। और इसी के साथ साथ मैं हुसैन साहब से गुजारिश करूँगा कि आज के जो मौजूदा सूरत हाल है हुकूमत हो और जो इस तरह की आज एक मिसाल बन चुका है, एक ट्रेंड सेट हो चुका है कि मुसलमान है तो क्या सिर्फ दबने और कुचलने के लिए है, क्या उनके हुकूक की लड़ाई लड़ना सिर्फ एक पार्टी विशेष का ही काम है या एनजीओ का ही काम है कि वो अल्लाह करे तो चिल्लाते रहे, कब तक हम लोग आपसे महरूम रहेंगे। मैं चाहूंगा कि हुसैन साहब इस पर रोशनी डालें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तस्नीम टीवी जो राजस्थान का अभी एकमात्र उर्दू चैनल प्रारंभ हुआ है, इसके लिए इस टीवी के जो डायरेक्टर हैं, इसको इस स्तर पर लाने वाले हैं,
उनको मैं बधाई दूंगा। और इस टीवी को प्रारंभ करने के जो उद्देश्य है उनको मैं अभी पढ़ रहा था। अगर उन उद्देश्यों पर अगर ये टीवी वास्तव में काम करेगी और सामाजिक संस्थाओं के साथ में लेकर के चलेगी, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज की सामाजिक संस्थाएं हैं, चाहे बहुसंख्यक समाज की संस्थाएं हैं, चाहे वो वर्तमान में सरकार है, जो भी वर्तमान में सरकार होती है, उनके पीछे पड़ के अगर समाज के भले के लिए अगर वो काम करते हैं तो वाकई में ये एक बड़ी मिसाल आने वाले समय में इस टीवी द्वारा कायम की जाएगी। आज ये इस शानदार प्रोग्राम में मेरे को आपने इनवाइट किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और यहाँ पर हमारे साथ में प्रबुद्ध जन बैठे हैं, उनको भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और हमारे जो मदरसों के मुखिया है वो भी हमारे आज साथ में आए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। मेरे को अभी सैयद साहब ने कहा कि जो हुकूमत है वो हमारी शिक्षा पर क्या ध्यान देती है, हमारे व्यापार पे क्या ध्यान देती है, हमारे उद्योग धंधों पे क्या ध्यान देती है, हमारे सामाजिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए क्या ध्यान देती है। मैं ये कहता हूं जब देश आजाद हुआ था 1947 में, जब देश में अल्पसंख्यक समाज की जो स्थिति थी, जो शिक्षा का स्तर था, व्यापार का स्तर था, उद्योग का स्तर था, आज मैं कहता हूं कि उस स्तर में जो 30% था वो स्तर अभी 2% पहुंच गया है। ये सरकारों की उपलब्धि अल्पसंख्यक समाज के लिए रही है, इसको हम उपलब्धि कहेंगे, क्योंकि ये स्थिति यहां तक आई, ये आई नहीं है, इसको सिस्टमैटिक तरीके से लाया गया है। और ये लाया कैसे गया है कि सबसे पहले आपके समाज में शिक्षा का स्तर ऊपर होना चाहिए। अगर आपका समाज शिक्षा में उच्च है, शिक्षा का स्तर अच्छा है, तो निश्चित रूप से आपका व्यापार अच्छा होगा, क्योंकि शिक्षित आदमी अच्छा व्यापार कर पाएगा। अगर आपकी शिक्षा अच्छी है तो वो उद्योग धंधों में क्या क्या सरकार की योजनाएं हैं, किस तरीके से उद्योग खोलने के लिए क्या क्या करने चाहिए, एक शिक्षित आदमी कर सकता है। और निश्चित रूप में सरकारी नौकरियों में तो एक शिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता होती है। मैं आपको बताऊं कि 2011 में एक सर्वे किया गया भारत के अंदर, 6% मुस्लिम भी उच्च शिक्षा में नहीं थे। यानी उच्च शिक्षा का मेरा मतलब है पोस्ट ग्रेजुएट, एमए, सीए होंगे या चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, ये 6% भी नहीं थे। यानी ये स्थिति आपकी उच्च शिक्षा में है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो पिछड़ा वर्ग है भारतवर्ष में पिछड़े वर्ग की स्थिति 8% है। यानी वो उनका शिक्षा का स्तर 8% है, आपका 2% उनसे भी कम है। यानी भारतवर्ष के अंदर में अगर आप किसी भी स्थिति का आंकलन करें, चाहे वो शिक्षा का करें, चाहे उद्योग व्यापार या किसी भी स्तर का, यानी आप नीचे से टॉप में है। यानी आपका जो उच्च स्तर जो है नीचे से एक है। और मैं आपको अल्पसंख्यक समाज का जो दर्जा मिला हुआ है भारतवर्ष में मुस्लिम समाज को, ये मुस्लिम समाज को ही नहीं है, ये क्रिश्चियन समाज को भी है, सिख समाज को भी है, पारसी समाज को भी है, बुद्धा समाज को भी है। लेकिन आपको ये सुनकर के आश्चर्य होगा कि सिख समाज जो करीब करीब 2% है, ईसाई समाज है वो करीब करीब 2.5% है, जैन समाज है वो 1% कम है, पारसी समाज है वो बहुत कम मात्रा में, उनकी शायद गिनती नहीं हो पाती है। और आप सुनकर के सरप्राइज करेंगे कि जैन समाज 1% से कम है। भारत के अंदर में 50% से ज्यादा सीए, जो टॉप सीए है वो जैन समाज की है। यानी भारत का जो पूरा व्यापारिक सिस्टम है, जो औद्योगिक सिस्टम है, उस सिस्टम को संचालन सीए करते हैं। एक उद्योगपति और एक व्यापारी
सीए से एडवाइस लेते हैं कि मैं मेरा व्यापार बढ़ाऊं तो किस तरीके से बढ़ा सकता हूं, किस तरीके से मेरे को इनकम टैक्स भरना है, किस तरीके से मेरे को सरकारी योजनाओं का लाभ लेना है, क्या क्या ये सरकारी योजनाएं हैं उद्योग को बढ़ाने के लिए, उन योजनाओं को मैं लाभ किस तरीके से ले सकता हूं। एक सीए ही उनको एडवाइस करता है और एक व्यापारी उसके मार्फत ही अपना उद्योग, व्यापार और अपना जीवन का स्तर ऊपर बढ़ा सकता है। तो 1% से नीचे जो पॉपुलेशन है और जिनको अल्पसंख्यक समाज का एक स्तर मिला हुआ है, आज वो भारतवर्ष में 95% से ज्यादा शिक्षित है। और मैं आपको मुस्लिम समाज की बात बताना चाहता हूं, 40% मुस्लिम भारतवर्ष में ऐसे हैं अंगूठा छाप जो पॉपुलेशन है। करीब 25 करोड़ के करीब भारत में पॉपुलेशन आज मुस्लिम की है। टोटल तो 30 करोड़ है अल्पसंख्यक समाज के लोग, जिसमें क्रिश्चियन समाज, बुद्ध समाज, अन्य समाज भी आते हैं। यानी 130 करोड़ की पॉपुलेशन भारत की करीब अभी अपन मान के चलते हैं कि 135 पहुंची है, लेकिन अकाउंट में हम 130 मानते हैं। तो 30 करोड़ की पॉपुलेशन में 25 करोड़ की पॉपुलेशन मुस्लिम समाज की है। और आपका शिक्षा का स्तर 6% की उच्च शिक्षा नहीं, आपके आईपीएस कहां से बनेंगे, कहां से आपके उद्योगपति बनेंगे, ये नहीं बन पाएंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं किसी सरकार की बुराई नहीं करता हूं। देखो आप, मैं चूंकि मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं भारतीय जनता पार्टी का, मेरा नाम हुसैन खान है और मैं एक व्यापारी भी हूं। मैं होटल व्यवसायी हूं, मेरे 3-4 होटल है जयपुर रेलवे स्टेशन पर, और मैं होटल एसोसिएशन ऑफ जयपुर का भी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूं। जयपुर व्यापार मंडल जो रेलवे स्टेशन है उसका महासचिव हूं और मैं व्यापारिक संगठनों से जुड़ा रहता हूं। जनरली क्या होता है कि मुस्लिम समाज में एक धारणा बन गई है कि बच्चों को पढ़ा के क्या करेंगे, नौकरी तो मिली नहीं है, नगीने के काम में भेज दो। बच्चे को पढ़ा के क्या करेंगे, बच्चे के पापा जी के साथ बिजली का काम सीखेगा, आगे पढ़ाएगा, भेज दो। मैं ये कहता हूं कि शिक्षित व्यक्ति बुद्धिजीवी बनता है। हम इसलिए शिक्षा नहीं लेते हैं कि हमें केवल सरकारी नौकरी मिले, हम इसलिए शिक्षा लेते हैं कि हम बुद्धिजीवी बने। और कुरान में तो स्पष्ट रूप से लिखा है कि आपको शिक्षा का धारण करना, शिक्षा लेना अति आवश्यक है। अगर हम वाकई में मुस्लिम हैं, मैं ये कहता हूं कि किसी भी धर्म का व्यक्ति अगर मजबूती से अपने धर्म की पालना करता हो तो उससे अच्छा व्यक्ति इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। यानी अच्छे से अपने धर्म की पालना करना, अगर एक मुस्लिम है अच्छे से अपने धर्म की पालना करता है तो इससे अच्छा मुस्लिम कोई नहीं हो सकता। अगर एक हिंदू है अच्छे से अपने धर्म की पालना करते हैं, उससे अच्छा हिंदू कोई हो नहीं सकता। लेकिन ऐसा हम करते ही नहीं है। हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, बातों में नंबर 1 है, लेकिन एक असली लाइफ, एक धरातल पर उतरने वाला काम हमारे से बहुत दूर है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि शिक्षा का स्तर, मैं आपको बताना चाहता था कि मैं, हालांकि मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं, मैं राजनीति तो नहीं करूंगा, लेकिन 2011-12 में एक सर्वे आया भारत के अंदर में उच्च शिक्षा में जो एक अकाउंट किया गया, 1,20,00,000 मुस्लिम समाज के लोग थे जो उच्च शिक्षा, जिन्होंने जो आईपीएस बने होंगे, आरएएस बने होंगे, आईएएस बने होंगे। और एक दोबारा एक सर्वे आया 2016-17 में, 1,70,00,000 तक शिक्षित लोग वहां उच्च शिक्षा में। मैं छोटी शिक्षा की नहीं कर रहा हूं, जो प्राइमरी में 8th क्लास में छोड़ देते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। यानी ये स्तर शिक्षा का बढ़ा, लेकिन 25 करोड़ की संख्या में अगर इतना सा शिक्षा स्तर बढ़ता है तो ये बहुत मामूली है। एक तरफ जैन समाज का 95% और आपका दूर दूर तक कहीं नजदीक नहीं जाता। तो मैं ये कहता हूं कि जो 1947 भारत के अंदर में सरकारी नौकरियों में 30% मुस्लिम हुआ करते थे और आज 2% भी कम, मैं तो कहता हूं 1.5% ही आगे होंगे, 2% से कम है। इसका क्या कारण था? एक तो जो बुद्धिजीवी लोग थे भारत के 1947 में, वो शायद कुछ पाकिस्तान चले गए, कुछ बांग्लादेश चले गए होंगे, और जो यहाँ बचे, उन्होंने
शायद प्रयास किया होगा, लेकिन जो सरकारें थी हमारी 1947 के बाद में, हम उनको भी बहुत बड़ा जिम्मेदार मानते हैं कि उन्होंने भारत की जो बड़ी पॉपुलेशन थी, जो महलों में रहा करती थी, पक्के मकानों में रहा करती थी, उनको आज कच्ची बस्तियों में तब्दील कर दिया। आप भारत के किसी भी कच्ची बस्ती में चले जाना, अगर वो मुस्लिम उस कॉलोनी में नहीं मिलेगा, इसका मतलब वो कॉलोनी कच्ची बस्ती है ही नहीं। देखो, और नाराज मत होना, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये एक दिन में नहीं हुआ, ये सिस्टमैटिक लाया गया, ये धीरे धीरे स्लो पॉइजन से लाया गया। भारतीय जनता पार्टी पर लगातार एक सरकार या एक पार्टी लगातार इल्जाम लगाती है कि साहब ये पार्टी सांप्रदायिक है, इस पार्टी के पास जाने से हो सकता है कि किसी विशेष धर्म के लोगों को नुकसान हो जाएगा, या अलग अलग तरीके की धारणाएं बनाई गई। मैं आपको बताऊं कि अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं, चाहे वो शिक्षा में कर ले, व्यापार में कर ले, कहीं कर ले, इस भारत का प्रत्येक व्यक्ति आपको सपोर्ट करेगा। मैं एक एग्जांपल दूं छोटा सा। जयपुर शहर के अंदर में 800 मेंबर हमारे होटल एसोसिएशन ऑफ जयपुर के हैं। 800 मेंबर होटल एसोसिएशन ऑफ जयपुर के, और मैं भी उसका एक मेंबर हूं। चुनाव हुए, एसोसिएशन के चुनाव हुए, एक मात्र में मुस्लिम था, और उसमें 24 लोग थे, अग्रवाल थे, गोयल थे, सिख समाज के भी थे, ब्राह्मण थे, अलग अलग थे। और जब वोटिंग हुई और जब गिनती हुई, तो सबसे टॉप वोट जिसको मिले उसका नाम हुसैन था। यानी 25 कैंडिडेट में सबसे टॉप में मेरे को वोट मिले, और वोट देने वाले सब तो ब्राह्मण बढ़िया थे, सब तो होटलें तो ब्राह्मण बढ़िया की। कितनी परसेंट होटल मानते हो मुस्लिम समाज की? 5%। तो मैं ये कहता हूं कि आप अगर अच्छे से शिक्षा हासिल करते हो, तो ये धारणा निकाल दिए कि शिक्षा हासिल करना क्या, नौकरी तो मिलेगी नहीं, क्या करके आप पढ़ाने। हमारे साथ तो हो सकता है भेदभाव किया जा रहा है, मैं कहता हूं नहीं किया जाता। भेदभाव तो देखो एक मानव स्वभाव है, वो तो हिंदू में भी कर सकता है, मुस्लिम में भी कर सकता है, सिख में भी कर सकता है, हो सकता है कुछ भेदभाव, लेकिन धार्मिक भेदभाव की धारणा हमें दिमाग से निकालनी पड़ेगी, और इस धारणा को निकाल के हमें इस उच्च शिक्षा में जाना पड़ेगा। अब बात हुई मदरसों की। अब मदरसे हैं, हमारे जो टीचर होते हैं वो उस क्वालिफाइड के टीचर नहीं होते जो वाकई में एक छोटे बच्चे को उसकी जो फाउंडेशन है, उसकी जो नींव मजबूत करने के लिए जिस टीचर की जरूरत होती है, वो टीचर हमारे पास नहीं होते, क्योंकि टीचर कम शिक्षित होते हैं, उनकी शिक्षा का स्तर इतना अच्छा नहीं होता कि उस बच्चे को जड़ पे मजबूत किया जा सके। इसलिए देखो, विषय बहुत है, शायद लंबी चर्चा की जा सकती है, चाहे वो शिक्षा है, चाहे व्यापार है, चाहे अन्य है, चाहे सरकारी योजनाएं है। सरकार की अनेक योजनाएं अभी चल रही है, मैं आपको बताऊं, जिसमें केवल 1-2% ब्याज लगता है। आप उद्योग खोलिए ना, आप उस योजना का फायदा ही नहीं लेते हो, आपको पता ही नहीं है, जागृति नहीं है। बहुत विषय ऐसे हैं जो बैठ करके बात चर्चा करने वाले विषय हैं, जो आने वाले समय में हम कर सकते हैं। समय की पाबंदी है। इतने शब्दों के बाद अगर मेरे शब्द आपको कोई नहीं अच्छे लगे हैं तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं एक गुजारिश ये करना चाहूंगा, क्योंकि सर्दी की वजह से लोग थोड़ा रुक के आ रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि तमाम मेहमान अपनी बात को मुख्तसर अंदाज में रखें ताकि हमें औरों को भी सुनने का मौका मिले। और एक गुजारिश मैं आप लोगों से करना चाहूंगा कि तस्नीम टीवी का जो एक 5 महीने का जो एक सफर रहा है, उस पर मैं रोशनी डालना चाहूंगा प्रोजेक्टर के माध्यम से, कि आप देखें। और इंशाअल्लाह ताला तस्नीम इस तरह से बुलंदियां छू रहा है। राजस्थान का पहला उर्दू चैनल तस्नीम टीवी।
उर्दू चैनल है जो मुसलमानों के साथ साथ अब हर धर्म के लोगों की आवाज तस्नीम टीवी पर सुनेगा, जिसमें न कोई धर्म होगा और न ही कोई जाति, न ही कोई मिलावट और न ही कोई भ्रष्टाचार। तस्नीम टीवी सुनेगा सिर्फ और सिर्फ जनता की आवाज, जिसकी आवाज को सिर्फ तस्नीम टीवी ही बुलंद करेगा। इसमें सिर्फ होगी सटीक और सच्ची खबर, आवाज ऐसी कि जिसे आप करेंगे दिल से उस पर भरोसा। ऐसा होगा हमारा। लेकिन ये मुशायरा बस बहुत ज्यादा अहमियत इसलिए रखता है कि ये काफी दिनों के बाद मुशायरा हो रहा है। लॉकडाउन के बाद लोग बिल्कुल बंद गए थे। उर्दू के नए चैनल तस्नीम के उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर पथारूढ़ होने की कामना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से जो हिंदूदान लोग हैं और जो उर्दू पसंद लोग हैं, उर्दू एक ऐसी मीठी भाषा है जिसको हम कह सकते हैं हिंदुस्तानी भाषा है और ये बहुत ही प्रभावी भाषा है। इस चैनल के माध्यम से इस भाषा का उन्नयन होगा। बहुत तरक्की करे और राजस्थान का नंबर 1 चैनल कहलाए और इसके बाद ये दुनिया के मकाम में छा जाए। को इस मैयत के बाद आई, को इस मैयत के बाद आई, लेकिन ये प्यार का सरकार गुजार आई। आप सब लोगों के लिए मेरी तरफ से बहुत सा प्यार, बहुत सी मोहब्बतें, बहुत सा खुलूस। आप लोग इसी तरह तरक्की करते हैं। तमाम टीम का, तमाम रिपोर्टर्स का, तमाम फोटोग्राफर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं। उम्मीद ये जाती है कि ये उर्दू चैनल सूबे से निकलकर आलमी सतह पर अपना नाम रोशन करेगा। शुक्रिया शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये संदेश देता है कि यहाँ उर्दू को भी उतनी ही इज्जत है जितनी हिंदी को है। ये इस बात को रखते हुए मुझे शुरुआत की, अच्छा लगा, बताइए शुभकामना देता हूँ। अगर उर्दू के फ़रोग़ के लिए किसी किस्म की भी कोई शक्ल इख्तियार की जाती है तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। उर्दू को फ़रोग़ देना चाहिए, उर्दू सीखना, पढ़ना और उसके ज़रिए से अच्छा मुताला करना, ताकि दीन से और इस्लाम से आदमी अच्छी तरह वाकिफ़ हो और हमारी तारीख़ से भी आदमी अच्छी तरह वाकिफ़ हो। ये बहुत अच्छा कदम है, बहुत अच्छी पहल है। अल्लाह ताला मुबारक फरमाए। राजस्थान में पहली बार उर्दू टीवी चैनल तस्नीम के नाम से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं हम तमाम जयपुर वासियों को। और इसके माध्यम से सामाजिक सरोकारों की भी पूर्ति होगी और युवाओं को एक नई दिशा मिलेगी। इसी कामना के साथ कि मैं भी इससे लाभान्वित होऊंगा और जनता भी होगी। बहुत बहुत इसके लिए बधाई चाहूँ। सारे लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि ये टीवी जो उर्दू चैनल है तस्नीम टीवी के नाम से शुरू हो रहा है, आप इसको देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसकी कबूलियत बढ़े। जितनी कबूलियत बढ़ेगी उतना ही इसका काम बढ़ेगा इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया जज़ीरा। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने राजस्थान की सरजमीन पर उर्दू का पहला चैनल लॉन्च किया और हम अपने नाज़रीन से भी उम्मीद करते हैं कि उर्दू के तई उनकी जो मोहब्बतें हैं, जो अक़ीदतें हैं, जो जज्बात, वो इस टीवी के साथ वो ज़रूर जोड़ेंगे।
तस्नीम के मायने ये है जन्नत की नहर, और नहर से तो हर एक फैसला होता ही है और सहतियाब भी होता है। तो जो चीज़ सहतियाब और फैसला करने का काम करती है वो जन्नत में भी नहीं रोकती, और उसका मैं समझता हूँ कारगर दुनिया में भी नहीं रोकना चाहिए। इसलिए तस्नीम टीवी ने और राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा और जमात इस्लामी ने इस चीज़ के साथ में डॉक्टर्स को टीम को साथ लेकर के एक बिल उठाया जिसको हमारे तस्नीम टीवी ने प्रेजेंट किया है, और हम चाहते हैं कि इसी तरह के जो खैर के काम हो आगे भी तस्नीम टीवी इस तरह के काम करता रहेगा इंशाल्लाह। जब जज्बात की आवाज आती तो समझ लो उनकी दीवानी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। वॉर नाम से हुकूमत पर अपना सिक्का चलाया था। आजकल देखा गया है कि लोग एलोपैथी के पीछे ज्यादा जाते हैं, लेकिन यूनानी जो है वो जमाने कदीम से रिवाज में है, तो कुछ ऐसी दवाओं के नाम बताइए यूनानी में। राजस्थान के खेलों के शायकीन का 8 साल का तवील इंतजार आज खत्म होने वाला, अभी से चंद घंटे बाद ये है चूड़ियों का बाजार, और अब हम आपको ले चलते हैं आगे, जहां हम देखेंगे दुबई, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बाहर से आई हुई नेट। बात ऐसे सियासी शख्सियत के बारे में करेंगे जिनके बारे में आप भी बेखबर हैं। जी हाँ, वो वैसे हिंदुस्तानी सियासतदान हैं। ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खास सदर हैं। जयपुर राजस्थान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हैदराबाद से रुकन पार्लियामेंट और AIMI अच्छा, तो सर आप हमें ये बताइए कि अब चूंकि इंतखाबात बहुत नजदीक हैं, यानी कि इलेक्शन, तो आपके सामने जो हमारे आपके माइनॉरिटी सेल के जो हैं आजादी की ओर एक कदम और, तस्नीम टीवी के साथ।
अभी आपने देखा तस्नीम का जो एक 5 माह का जो एक सफर है वो हमने किस तरह से शुरू किया और आज इसका ये दूसरा प्रोग्राम है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसके प्रोग्राम होते रहेंगे। अभी मास्टर अनवर शाह साहब ने बताया कि जस्ट अभी एक कॉल आया कि एक स्टूडेंट की मौत हो गई और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मास्टर अनवर शाह साहब का हम पहले से नाम सुन लें, एजुकेशन के मामला तो मदरसों पर रोशनी डालते हुए फिर आप तशरीफ ले जाएंगे। और इसी के साथ साथ मैं वकार अगर साहब को, नईम रब्बानी साहब को और असगर अली साहब को मैं डाइस पे बुलाना चाहूंगा कि आप तशरीफ आइए सर। डाइस पर तशरीफ फरमा मोहम्मद मोहद्दीन करामी मेहमान इकराम सामईन इकराम और अजीज साथी, तस्नीम टीवी काबिल मुबारकबाद और कौम मिल्लत की तर्जुमानी करता है और जिस जज्बे के साथ रमाकांत साहब ने और हमारे साथी साहिब आलम साहब ने बीड़ा उठाया, काबिल मुबारकबाद। अभी मुझे इत्तला मिली, मेरी तालिबा है, इदारा है जामियत गालिया, उसमें तकरीबन 1500 बच्चियाँ मेरे तालीम। इस बच्ची का इंतकाल हो गया और अभी जनाजा है उसका। मैं माजरत पाऊँ, मैं ज़्यादा देर ठहर नहीं पाऊँगा, लेकिन तालीम के ताल्लुक से एक बात अर्ज करता चलूँ कि इस्लाम की तालीम और इस्लाम की जो बुनियाद है, जो फंडामेंटल ऑफ इस्लाम कहलाए जाते हैं, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर असल बुनियादी चीज़ जो इस्लाम की है उसकी असास और जो बुनियाद है वो लिटरेसी पर है, तालीम पर। इस्लाम का आगाज़ ही लिटरेसी पर है, तालीम पर है। मिनल ज़ुलमात इलन नूर इस्लाम की तालीम है जो अंधेरे से उजाले की तरफ लाता है, जहालत से इल्म की तरफ लाता है और गलत से सही की तरफ लाता है, नाकामी से कामयाबी की तरफ लेकर जाता है, बातिल से हक की तरफ लेकर जाता है और जिंदगी जो बेमकसद है उसको बामकसद बनाता है। इस्लाम की तालीम अल-खल्क़ व अयालुल्लाह की तालीम, वसुदैव कुटुंबकुम की तालीम। बहुत अफसोस की बात है कि मुसलमान खुद ही इस्लाम का एम एंड ऑब्जेक्ट, उसकी गर्दोगाहियत, उसके अगराद व मकासद को समझ नहीं सका तो दूसरों को क्या समझाएगा। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि शिक्षा को, एजुकेशन को, जो इस्लाम का पहला श्लोक है, पहली वही है और पहला जो संदेश है वो शिक्षा का संदेश है। और बदकिस्मती की बात है कि हम शिक्षा में सबसे पीछे हैं और उसकी वजह ये है, एक सेमिनार में कहा गया कि इस्लाम की वजह से आदमी पीछे है, कुरान की वजह से पीछे है। ये जहालत की बात है, कुरान न जानने की वजह से पीछे है, अहकाम खुदाबंदी को न जानने की वजह से पीछे है। वरना तो इस्लाम ने और मदरसों ने सबसे पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो मदरसे के पढ़े हुए थे। आज जो बातें आती हैं तहरीककारी की, इंतशार और कलपशार की, जो इल्ज़ामात तालीम पर लगते हैं, मदरसों पर लगते हैं, क्या तकरीबकारी के अंदर स्कूल कॉलेजेस के स्टूडेंट नहीं होते? मैं आपके सामने एक मिसाल देकर के इजाज़त चाहूँगा। RPA में एक बार फ्रेशर कोर्सेज में सब इंस्पेक्टर से लेकर के SP तक का एक सेमिनार था जिसमें डॉक्टर भूपेंद्र सिंह जी उस जमाने में वहाँ के डायरेक्टर थे और मुझे वहाँ एड्रेस करने का मौका मिला था। तो मैंने यही बात उनमें कही कि इस्लाम को न जानने की वजह से आदमी पीछे है। अगर इस्लाम की तालीम को समझ ले और जान ले तो फिर
उसमें तवाज़ो, आजिज़ी, इंकिसारी, जोड़, अक़वत और मोहब्बत, उसका शेवा और उसका मकसद ज़िंदगी बन जाए। तो मैं आज इस मौके के ऊपर यह अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो चीज़ें आप कराती हैं तस्लीम के ज़रिए से, एजुकेशन है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोज़गार है, सुरक्षा है, इसकी बुनियादी चीज़, क्योंकि तालीम का ताल्लुक रोज़गार से नहीं है, तालीम का ताल्लुक तहजीब से है, तालीम का ताल्लुक अखलाक से, तालीम का ताल्लुक तरक्यात से है। एक आदमी जो पढ़ा लिखा होगा वो कभी रोज़ी कमाने में पीछे नहीं हो सकता, रोज़ी उसके पीछे पीछे चला करती है। तो हमें रोज़गार के साथ नहीं जोड़ना है, हमें अखलाक के साथ जोड़ना है, मामलात और माशरत के साथ जोड़ना है, और एक जिम्मेदारी के साथ जोड़ना है कि हम मुल्क के दानिश्वर बाअखलाक किरदार अदा करने वाले कैसे शहरी बन सकते हैं। संस्कार, शिक्षा जो हो वो संस्कार के साथ में हो। हम लोग एक ज़माने के अंदर, आज से तकरीबन 45-48 साल पहले जब बच्चों को पढ़ाया करते थे तो उसमें बुनियादी चीज़ होती थी नैतिक शिक्षा। आज मॉरल एजुकेशन, उसका फुकदान है। तालीम तो है लेकिन तरबियत नहीं, इसलिए ज़रूरत तालीम की भी है और तरबियत की भी है। अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दामन अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जिरगाए तस्लीम लिखना है। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर शाह साहब, आपने अपने कीमती ख्यालात हमसे बांटे। हिंदी में लिख दो और इंग्लिश में लिख दो, चूंकि और लोग उर्दू ही नहीं मेरे पास, रास्ते में है और ऊपर आ रहे हैं, सर्दी की वजह से प्रोग्राम भी लेट स्टार्ट हुआ है और हमारे मेहमान खुसूसी अपना कीमती वक्त सबसे पहले निकाल करके आए, तो जोरदार तालियां हमारे लिए और आपके लिए और हमारे मेहमान खुसूसी आपके लिए। अब मैं आसिम जावेद साहब जो मदरसे की जिम्मेदारी नहीं की खड़ी की, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि चंद अल्फाज के अंदर मदरसे की बात करके उधर से, और आफरीदी साहब जो कि मुख्यमंत्री के तो आफरीदी साहब से भी गुजारिश करूंगा कि इतना इसमें तशरीफ है स्टेज पे आइए, और आसिफ खान साहब सर आ गया जी सर से दिखना मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आज बहुत खुशी हुई कि राजस्थान का पहला उर्दू चैनल तस्नीम टीवी ये प्रोग्राम फाउंडेशन जो ये प्रोग्राम मुनाकिद किया जा रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। इन्होंने बहुत सारे मुद्दों के ऊपर बातें रखी हैं और जो इनका मकसद है, गर्ज़ो गायत है, वो ये है कि हमारे मुल्क के अंदर जो मुसलमान तबका है उसके अंदर तालीम को किस तरीके से बढ़ाया जाए, जहालत को कैसे दूर किया जाए, रोशनी कैसी लाई जाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे मदारिस हैं और मदारिसों के अंदर कुरान और हदीस की तालीम दी जाती है। हमारा ज़्यादातर मवाद है जो वो उर्दू में है। हमारी जितनी मजहबियात की जो किताबें हैं वो तमाम के तमाम उर्दू में हैं, इसलिए मुसलमानों को उर्दू के ऊपर ख़ास तौर से तवज्जो देने की ज़रूरत है। आज हम देखते हैं कि पूरा मुल्क के अंदर कितने बच्चे हैं जो हमारे मदारसों में पढ़ते हैं। सिर्फ 2% बच्चे ऐसे हैं जो मदारस में पढ़ते हैं, यानी मजहबी तालीम से बहुत दूर हो चुके हैं। जबकि सबसे पहले जो वही नाजिल हुई थी हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, वो इकरा का लफ्ज़ है, इल्म के बारे में पढ़िए। लेकिन आज के दौर में हम देखते हैं कि हमारे अंदर तालीम का जज्बा खत्म हो चुका है। कोई ऐसा दौर भी था कि जिस इन मदारिसों के अंदर से ही सबसे पहले जो राष्ट्रपति हमारे राजेंद्र प्रसाद जो गुजरे थे, वो सबसे पहले हमारे मुल्क के जो राष्ट्रपति थे वो भी एक मदरसे से ही पढ़कर निकले थे। उसके अलावा हम देखते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब
जो आजादी के बाद में सबसे पहले वजीर तालीम थे, वो भी एक जरूरत इस बात की है कि आज के दौर में हमारा मुसलमान क्यों पिछड़ रहा है मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इसलिए खास कि हम निजाम तालीम के साथ जो हमारा मजहबी तालीमी निजाम है उसके साथ में असली उलूम को भी दाखिल किया जाए। खास तौर से इब्तिदाई से लेकर जो बच्चा अभी शुरुआत में है वो पहली क्लास से ही 8वीं नहीं, अब तो हम मुतालबा ये करते हैं कि हमारे मदारिस में कम से कम 12वीं तक की तालीम साथ तभी कौम तरक्की पे आएगी, वरना तो ऐसा चैनल है जिसने ये पहल की है कि हम मुस्तकिल तौर से उर्दू का फरोग देंगे और उसके साथ में मदारिस के बच्चे हैं या फिर हमारे नौजवान हैं वो भी अपनी खिदमत अंजाम दे सके और तालीम को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अफसोस की बात यह है हुकूमत की तरफ से भी कुछ कमियां हैं। खास तौर से आज हम देखते हैं कि मदरसा बोर्ड बना हुआ है, मदरसा बोर्ड के अंदर भी बहुत कमी है, उनको भी सुधारने की सख्त जरूरत है। इसलिए मैं अपनी बात को खत्म करता हूं कि जो बातें मैंने कही है इसको खास तौर से तवज्जो दी जाए। नहीं दोस्तों, बुजुर्ग और हमारे साथियों, हमारे बीच में रामगंज थाने के हमारे एसपी साहब सुनील प्रसाद शर्मा भी आ चुके हैं। तो जोरदार तालियों से मैं आपका खैर करता हूँ। और क्योंकि ये प्रोग्राम जो है सिर्फ तंजीमात और जो सोशल मूवमेंट जो काम चल रहे हैं उसमें एक पहल तस्नीम फाउंडेशन की ये होगी। मैं आप तमाम मेहमानों को और दिलाना चाहता हूं कि आज ये गेट टुगेदर मीटिंग रखी गई है। इंशाल्लाह आप लोगों के ज़ेरे साहिब और आप लोगों के साथ को लेकर के जो ट्राइबल क्षेत्रों में जो मदरसे काम कर रहे हैं, जो कहते हैं कि एक हाथ में कुरान हो एक हाथ में कंप्यूटर हो, तस्नीम फाउंडेशन इसको कर दिखाएगा। इंशाल्लाह 40 मदरसे जो हमने चिन्हित किए हैं उनमें वैसे भी साथ कंप्यूटर भी रखवाएंगे ताकि एक पहल हो। इसी के साथ साथ तस्नीम फाउंडेशन और तस्नीम टीवी की तरफ से वीकली हर इतवार को महीने में 4 बार एमबीबीएस एमडी फिजिशियन डॉक्टर्स की एक टीम लगाई जाएगी जो फ्री मेडिकल चेकअप और फ्री दवाइयों का उनको पूरा किया जाएगा ताकि जो लोग सेहतयाबी की तरफ शिफा की तरफ बड़े इलाज से माजूर हो जाते हैं उनको इलाज मुहैया नहीं हो पाता है। इसकी पहल भी तस्नीम फाउंडेशन कर रहा है। अब मैं तंजीम मिल्लत के और जमीयत उलमा हिंद के हाफिज मंजूर अली साहब से गुजारिश करूंगा कि आप इस मसले पे आप रोशनी करें।
स्टेज पर तशरीफ फरमा जिम्मेदारान और मेरे सामने बैठे हुए सामीन, अस्सलाम वालेकुम। ये आज का प्रोग्राम तस्लीम टीवी और तस्लीम फाउंडेशन की जानिब से मुनक़िद किया गया है और यहाँ पर जो समाज फाउंडेशन के जिम्मेदारों का ममनून मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपने ख्यालात का इजहार आपके सामने कर सकूँ। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी मौका फराहम किया कि जो मदारिस के जिम्मेदारान हैं, ये समाजी मैदान में काम करने वाले लोग हैं, वो आपस में एक दूसरे के ख्यालात जानें, उनको शेयर करें और आगे के लिए कोई लाहे अमल या लाइन ऑफ एक्शन तय करके और उसके ऊपर काम करें। मैं यहाँ पर चंद बातें कहना चाहूँगा क्योंकि मैंने सैयद साहब से और गोस्वामी जी से पहले ही गुजारिश कर दी थी कि मैं थोड़ा सा टाइम की पाबंदी का ख्याल रखता हूँ। उस लिहाज से मैंने अपना प्रोग्राम बना लिया था और 1 बजे मुझे यहाँ से जाना है क्योंकि 2 बजे और प्रोग्राम है, मेरे प्रोग्राम चल रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि किसी शायर ने कहा है, गुफ्तार के गाजी तो ज़माने में बहुत है, गुफ्तार के गाजी तो ज़माने में बहुत है, किरदार बनाने से कोई बात बनेगी। तो हम लोग आमतौर के ऊपर संगोष्ठियाँ जब होती हैं तो वहाँ पर बातें तो बहुत लंबी चौड़ी कर लेते हैं, लेकिन मैदान में क्या काम करना है वो उससे जो है उसके ऊपर गौर फिक्र नहीं होता, उसके ऊपर तवज्जो नहीं है। मैं समझता हूँ तस्लीम टीवी और तस्लीम फाउंडेशन ने एक कदम आगे बढ़ के ये काम किया है कि बात ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके सिलसिले में कुछ अमली इक़दाम भी उन्होंने करने शुरू कर दिए हैं। इसके लिए मुबारकबाद है उसको। दूसरी चीज यहाँ पर बात आई और आगे भी आ सकती है कि हुकूमतें जो कर रही हैं कम्युनिटीज के लिए और स्पेशली माइनॉरिटीज के लिए, उसके सिलसिले में हमारी जैसी तवज्जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। जहाँ तक हुकूमतों का ताल्लुक है, हुकूमतों का काम पॉलिसीज बनाना और कुछ प्रोग्राम्स को रूबामन बना करके आवाम के सामने लाना होता है और उसकी ये जिम्मेदारी भी होती है कि जो प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं उसका हकीकी फायदा लोगों को पहुंच रहा है या नहीं, इसके लिए भी कोई सिस्टम इवान होना चाहिए। जो बदकिस्मती से है तो सही, लेकिन जितना इफेक्टिव होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है कि सरकारी स्कीमें लोगों तक पहुंच रही है नहीं, या जो मुस्तहिकीन है उन तक पहुंच रही है नहीं। और अमूमन ये होता है कि उसका फायदा गैर मुस्तहिक लोग उठा के ले जाते हैं, जिनको ये बनाई जाती है वो उससे महरूम रह जाते हैं। जहाँ तक स्कीम्स का सवाल है, तो स्कीमों की सूरत हाल ये हो गई है कि हुकूमतें 2 तरह की स्कीमें बनाती हैं। ये हुकूमतों का रवैया 2 तरह का होता है। पहले ज़माने में ये होता था कि हुकूमत जो पॉलिसी बनाती थी वो बहुत देर पा होती थी और लंबे टाइम तक उसके ऊपर कोशिश की जाती थी तो उसके रिजल्ट आते। लेकिन अब हुकूमतों का रवैया ये हो गया है कि अब तो हुकूमतें बहुत तेजी के साथ बदलती हैं, फिर वहाँ कोई पॉलिसी सामने नहीं होती, बल्कि मुतल्लिका जो डिपार्टमेंट है उसका जो जिम्मेदार है, वजीर है, उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक प्रोग्राम बनते और बिगड़ते रहते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि जो फायदा मिलना चाहिए वो फायदा नहीं मिल पाता। मिसाल के तौर पर उर्दू का मसला है, उर्दू की तालीम का मसला है। हमारी हुकूमत ने और साबिका हुकूमतों ने इस सिलसिले में पॉलिसीज तो बहुत सारी बनाई हैं, लेकिन उर्दू दिन पे दिन जो है वो कमजोर और खत्म होती जा रही है। इसके लिए मैदानी तौर पर कुछ काम करने की जरूरत है और मैं समझता हूँ कि ये जो उर्दू का पहला चैनल है, इसने जो एक हकीकी कोशिश की तरफ इसका आगाज किया है, ये एक अच्छी पहल है। और मैं ये चाहूँगा, और ये वैसे साहिब आलम साहब और हमारे गोस्वामी साहब से बातचीत होती रहती है, ये लोग उर्दू को प्रमोट करने के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इस सिलसिले में हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं और जो प्रोग्राम हैं उर्दू तालीम के सिलसिले में, अगर हम आवाम तक उनको पहुँचा सकें इस
किए गई है चैनल के माध्यम से, क्या नाम है, टीवी के माध्यम से उन स्कीमों को हम आवाम तक पहुंचा सकें तो बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। तीसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि इस वक्त खुसूसी तौर से तारीख या हिस्ट्री का जो मसला है वो बड़ा टिपिकल होता जा रहा है। तारीख, हिस्ट्री असर इन्हों लिखी जा रही है और अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक या अपने नजरियात को थोपने के लिए जो है तारीख को तोड़ मरोड़ करके इस वक्त पेश किया जा रहा है। मेरी गुजारिश ये है कि तस्नीम टीवी इस सिलसिले में पहल करेगा और हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब की तारीख हकीकी है उसको अगर वो पेश करेगा तो मैं समझता हूँ मुल्क की जो सूरत हाल है, मुल्क की जो फिजा है वो बदलेगी इंशाअल्लाह। और आखिर में मैं एक दो बात और कह करके अपनी बात को खत्म करता हूँ कि सरकारी स्कीमें हों या अवामी प्रोग्राम हों, उसको नीचे तक उतारने के लिए एक मैकेनिज्म की जरूरत होती है। जब तक वो मैकेनिज्म डेवलप नहीं होगा वो स्कीमें या उनके फायदे नीचे तक नहीं पहुंचेंगे। हुकूमत का जो मैकेनिज्म है, हमारा रवैया ये हो गया है कि हम हुकूमतों के सहारे जिंदा रहना चाहते हैं, जबकि जिंदा कौमें जो हैं वो हुकूमतों के सहारे जिंदा नहीं रहती हैं बल्कि अपने बलबूते के ऊपर जिंदा रहती हैं। इसी तरीके से जबानें भी हुकूमतों के सहारे परवान नहीं चढ़ती हैं बल्कि जिनकी जबान होती है, जिनकी विरासत होती है, उनको खुद को अपनी विरासत की हिफाजत करनी पड़ती है। इसकी मिसाल मैं देता हूं कि हमारे घर के अंदर अगर हमने बहुत अच्छा अपना घर बनाया है, उसके अंदर बहुत सारा मालो असबाब है, तो उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। पुलिस और दूसरे डिपार्टमेंट तो ये है कि सरसरी तौर पर नजर रखेंगे कि भाई कोई अनहोनी ना हो जाए, लेकिन असलन हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसकी हिफाजत करें। तो इसी तरीके से हमारा तहजीबी विरसा जो है या हमारी तालीम जो है या हमारे जो मसाइल हैं उसके ऊपर खुद हम ही को तवज्जो देनी पड़ेगी और हमारा जो अपना मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म को जो है मजबूती के साथ काम करना पड़ेगा। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि बहुत सारी मुस्लिम तंजीमें, बहुत सारी मुस्लिम सामाजिक संगठन इन मैदानों के अंदर काम कर रहे हैं और अपने अपने तौर पे कोशिश हम कर रहे हैं वो आपके इल्म में लाना चाहता हूं ताकि अगर आप उसमें ताउन देंगे तो मैं समझता हूँ सोशल अपलिफ्टमेंट का काम और सोशल डेवलपमेंट का काम बहुत सारा हो सकता है। और वो कोशिश ये है कि मुसलमानों का खास तौर से एक फितरी स्ट्रक्चर मौजूद है और वो है मस्जिदें और मस्जिद कमेटियां और इमाम। हर मोहल्ले के अंदर, हर गली के अंदर मस्जिदें मौजूद हैं और मस्जिदों के ताल्लुक से जो ये कंसेप्ट बन गया है कि वो सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए होती है, इस कंसेप्ट को बदलने की जरूरत है। मस्जिदों के ताल्लुक से रात को भी एक प्रोग्राम था और 28 तारीख को हमने जयपुर शहर की तमाम मस्जिदों के जिम्मेदारान को बुलाया था हाउस में और हमने उनसे कहा था कि मस्जिदें जो हैं वो इबादत के लिए तो हैं ही, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिदें जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट का सेंटर होती थी, कम्युनिटी एम्पावरमेंट का सेंटर होती थी। वहाँ से बैतुल माल का निज़ाम भी चलता था, वहाँ से तालीम का निज़ाम भी चलता था, वहाँ से जो है गैर मुल्की जो वफूद आते थे उनकी भी वहाँ पर अगुवाई होती थी। जितने भी काम होते थे, अदालतें भी मस्जिद में लगती थी, सारे काम मस्जिद के जरिए होते थे। अगर हम अपनी मस्जिदों को कम्युनिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम से जोड़ दें तो मैं समझता हूँ ये इतना बड़ा नेटवर्क है मुल्क के अंदर कि अगर इसको थोड़ा सा हमें एक्टिवेट कर दें तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। और हमने ये बेड़ा उठाया है, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अभी दोपहर को उसी प्रोग्राम में मुझे शरीक होना है कि हम मस्जिदों को कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर की हैसियत से तैयार कर रहे हैं और सरकार की जितनी भी स्कीमें हैं या जो कुछ भी किफायती काम हो सकते हैं, क्योंकि वो एक नेशनल नेटवर्क है। अगर मसाजिद की कमेटियां अपने अपने तौर के ऊपर इन कामों को करने लग जाएंगी तो सरकार को भी फायदा होगा, आवाम को भी फायदा होगा और जिस तरीके के नागरिक, अच्छे शहरी और अच्छे नागरिक हम बनाना चाहते हैं, पढ़े लिखे नागरिक और पढ़े लिखे जो है शहरी हम बनाना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ मसाजिद के जरिए से ये खिदमत बहुत बड़े पैमाने पर अंजाम दे सकते हैं। इसी के साथ साथ उन तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो समाजी खिदमत के मैदान में, चाहे सेहत का मसला हो, रोजगार का मसला हो या सुरक्षा का मसला हो, जो काम कर रहे हैं। इस वक्त हालात का तकाजा ये है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े,
एक दूसरे से मजबूत हों, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके करें। हम समाजी खिदमत इसलिए नहीं करें कि मैं कहीं का नेता बन जाऊंगा, कहीं का जो है मुझे अध्यक्षता मिल जाएगी, कहीं की कुछ चीज मिल जाएगी, बल्कि हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इंसान हैं, इंसानों की खिदमत हमारी जिम्मेदारी है और हमें एक दिन मरकर के अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है और नियतों का हाल वो जानता है। हमें अपनी नियतों के हिसाब से अल्लाह के सामने जवाब देना है। अल्लाह ताला के सामने जवाबदेही के एहसास के साथ अगर हम सेहत, तालीम और दूसरे मैदानों के अंदर काम करेंगे तो हम इंशाअल्लाह जरूर कामयाब होंगे। एक मरतबा फिर मैं तस्लीम टीवी के जिम्मेदारों का और तस्लीम फाउंडेशन के जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये मौका फराहम किया और इंशाअल्लाह आइंदा किसी मौके के ऊपर मुख्तलिफ ज़्यादा बेहतर होगा कि एक उन्वान के ऊपर हर मरतबा जो है कोई इस किस्म का प्रोग्राम तरतीब दिया जाए, तो आइंदा किसी मौके के ऊपर तफसील के साथ गुफ्तगू होगी। तो आपको दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज मंजूर अली साहब का। और चूंकि सर्दी का भी तकादा है तो लोग संडे को पूरा एंजॉय करके धीरे धीरे सुकून सब आना शुरू हो चुके हैं और हमारे मेहमान खुसूसी पहले ही आ गए थे। इसी घड़ी में जी सर 2 मिनट बैठिए। जामा मस्जिद के हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब जो कि कौमी खिदमतगार भी हैं और जिनसे हमें सीखने का भी मौका मिलता है, और तमाम ऐसे इदारे जिनके आप जिम्मेदार हैं, मैं जनाब ताहिर आजाद साहब को डाइस पे बुलाना चाहूँगा। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए ताहिर आजाद साहब का। और जनाब अफरीदी साहब से भी गुजारिश करूँगा कि सर आप भी डाइस पे तशरीफ लाएँ। और डॉक्टर दशरथ सिंह जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं, शरीफ भाई और नशा मुक्ति की पूरी टीम, शेख खलील साहब, नीम की टीम, अफजल साहब और आफिफ साहब और गैर ऐसे जिम्मेदार जो कि हमारे हैं। और राजस्थान में मदरसों की जो हालत है, उन मदरसों को जो कर्मोन्नत करने की बात उठाई थी, हमारे रफीक गार्नेट साहब भी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं चाहूँगा गार्नेट साहब आप भी तशरीफ आगे लाएं और फिर मौके के हिसाब से काम को अंजाम दिया जाएगा। और मुख्यमंत्री की जो सिविल सुरक्षा के अंदर जो हमारे अधिकारी मौजूद है, आसिम साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि 2 लफ्ज तो आप लोगों को कहिए और तस्लीम की मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे। और रमाकांत जी से मैं गुजारिश करूंगा कि आप आए और गुलपोशी से मेहमानों का इस्तकबाल करें। जोरदार तालियों के साथ आसिम साहब आए। शुक्रिया। पहले तो तस्नीम टीवी और उनके सहयोगियों का, जो मेरे अच्छे मित्र भी है सारे, पूरी टीम, इनका शुक्रिया जो इस मंच पर मौका दिया। पोस्टिंग मेरी अभी फिलहाल रिजर्व में है, थोड़ा सा कंफ्यूज है आपको, है ना, नो इशू। हम थोड़ा सा क्या एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, तो रमाकांत जी से काफ़ी अच्छे टच में हमारे मित्र हैं, कई सालों से जानते हैं हम। तो तस्नीम टीवी की शुरुआत से पहले हमारी काफ़ी बातचीत हुई थी इस बात को लेकर के, और रमाकांत जी ने काफ़ी उसमें एक ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई थी, कहा था हम कुछ ऐसा प्रोग्राम करने वाले हैं, तो ठीक है, चलो खैर बेहतर हुआ, बहुत अच्छा। ये जो इनकी मेहनत और आप सभी की मेहनत रंग लाई। हमारा जो मेहनत अभी जो मेन मकसद है वो एजुकेशन का है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, एक समाज की बात करें हम, मुस्लिम समाज पिछड़ा हुआ क्यों है? क्योंकि एजुकेशन बहुत कम है, सच्चाई यही है। हम जैसे एक कंपटीशन सेंटर भी चला रहे हैं छोटा मोटा, उसमें काफ़ी पिछली बार 60 से 65 प्लस सब इंस्पेक्टर सिलेक्टेड है उसमें, मेरे बढ़ाए हुए हैं। और कई लोग आरएएस भी बन चुके हैं इस बार। रिसेंटली मेरा भी आरएएस में हो रखा था, लेकिन आरएएस आरपीएस नहीं मिल रही है, तो वो नहीं होने के बराबर है, ठीक है ना। बट मैंने जो देखा कंपटीशन में पिछले 15 सालों से हो रहे हैं, और एज ए सब इंस्पेक्टर मेरी 4थी-5वीं नौकरी है। इससे पहले सेंट्रल आईबी में था, इंटेलिजेंस ब्यूरो में, बाकी सिपाही से लेके आईएएस तक की सारी यात्राएं कर चुके हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? मैं आज तक कोई साथ में एक अपन जो कंपटीशन के हिसाब से बात करें तो बच्चे बहुत कम आते हैं। पिछली बार हमने भी ट्राई की थी काफ़ी, जो अपने माइनॉरिटीज़ के और SC ST जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है, यूनियन है, उनके द्वारा भी हमने ट्राई की थी। तो उस दौरान भी हमने आरएएस और इसके लिए तैयारी के पर्पज से शुरुआत की थी, बट थोड़ा सा अच्छा रहा, लेकिन वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए जिसके लिए करना था। आते ही नहीं है दरअसल पढ़ने के लिए। प्रॉब्लम क्या है? एक तो सबसे पहले अपने बच्चे ये समझते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। नेगेटिव अप्रोच बहुत ज्यादा है, पता नहीं क्या हो जाएगा, हमें तो कोई लेगा ही नहीं। ये सच है, कई जगह मैंने सुना और कई जगह काउंसलिंग भी की। कई बार जैसे हॉस्टल्स वगैरह होते हैं, जोधपुर में भी जैसे मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी वगैरह स्कूल है, और भी काफी हॉस्टल्स हैं जहाँ पे मेरी बातचीत हुई। तो मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि कोई किसी को नहीं रोक सकता, खुद में दम होना चाहिए। जिसमें दम नहीं होगा, बैसाखियों का सहारा कौन लेते हैं? जो कमजोर लोग होते हैं।
अगर आप बैसाखियों के सहारे कोई एवरेस्ट फतेह करना चाहते हो तो वो पॉसिबल नहीं होगा। आपको खुद में दम दिखाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और एक प्लान बनाना पड़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पढ़ना ही नहीं चाहते, और फिर जो पढ़ते हैं वो ये सोचते हैं कि कोई भी बुक ले आऊंगा, छोटी सी तैयारी करनी है, वीडियो की करनी है, आरएस की करनी है, टीचर की करनी है, सब इंस्पेक्टर की करनी है। अब उनको प्रॉपर प्लान और स्ट्रेटजी उनके पास है ही नहीं है कि सिलेक्शन होगा कैसे। एक्चुअली छोटी नौकरी, आप सारे लोग, काफी लोग तो विद्वान हैं जो पढ़ाई के सेंटर से, पढ़ाई के एजुकेशन या उससे रिलेटेड है। छोटी नौकरी प्राप्त करने के लिए केवल 4 से 6 महीने की स्टडी काफी है। अफरीदी साहब बेहतर जानते हैं मेरे से, केवल 4 से 6 महीने काफी है बस छोटी नौकरी के लिए, यानी कांस्टेबल से लेके सब इंस्पेक्टर तक की, इवन टीचर 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड। अब आपको अगर आरएस के लिए थोड़ी लड़ाई लड़नी है या आईएएस के लिए जाना है तो साल डेढ़ साल अगर स्मार्ट वर्क किया जाए तो आराम से सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पढ़ाए किसको, कोई आए तब तो पढ़ाए। हमने खूब कोशिशें कर ली और काफी लोग सेलेक्ट भी है, लास्ट वाले में भी कभी 2-3 जो सब इंस्पेक्टर है अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, वैसे जो समाज से है, बाकी तो 65 से 70 है। और जो बंदे मेहनत करते हैं, पिछली बार जैसे रमजान के महीने में हम सब इंस्पेक्टर की तैयारी करवा रहे थे तो रोजा रखते थे, साथ में ड्यूटी भी हो जाती छोटी मोटी। तो ऐसे हालात थे कि रात को 11 बजे से 4 बजे तक पढ़ाते थे, और उसमें 65 से 70 या 60-65 लड़के ऐसे होंगे, लड़के लड़कियां जो आधी रात में हमारे पास पढ़ने के लिए आते थे। लेकिन उसमें मुस्लिम एक आधी होगा, है ही नहीं, पढ़ने ही नहीं आ रहे, करें क्या? प्रॉब्लम ये है। खैर है, अभी आज थोड़ा टाइम कम है इसलिए ज्यादा भाषणबाजी का तो मौका मिलेगा नहीं, वापस जाऊंगा। शुक्रिया आप सभी का, ठीक है ना। आशा है आप सभी लोग मिलकर के इस बारे में कोई काम करेंगे फ्यूचर में कि बच्चों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। क्यों, एजुकेशन है तो सब कुछ है। साहब ने फरमाया, हजरत ने, जैसे किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है, कोई आपको आगे के हाथ पकड़ करके आगे नहीं ले जाएगा, खुद पढ़ना पड़ेगा, खुद काबिल बनना पड़ेगा, और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब चूंकि हाफिज मंजूर अली साहब को लेट हो रहा है, मैं रमाकांत जी से गुजारिश करूंगा कि आप गोलपोशी से हाफिज साहब का इस्तेमाल करें और तमाम मेहमान खुसूसी को ये गुलाब आप दीजिए। एसपी साहब ज्यादा चलिए सर, शुरुआत आपसे कर लेते हैं। जोरदार तालियां एसीपी साहब के लिए कि आप अपना कीमती वक्त निकाल करके यहाँ तशरीफ लाए। और मैं समझता हूँ कि कानून के रखवाले हैं और तमाम ऐसी जो सुरक्षा के मामला हैं, चाहे वो विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड हो या लोगों की सुरक्षा से ताल्लुक रखने वाली बातें हो, एसीपी साहब अपनी उस पर बात रखेंगे अभी कुछ लम्हात में आपके सामने। हाफिज साहब को इजाजत दीजिएगा और मैं अफरीदी साहब से फिर गुजारिश करूंगा सर टाइस पे तशरीफ लाएं। जी, आफरीदी साहब तशरीफ